हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जेल मैथ्स क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अग्रवाल अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर्स की कक्षा गणित की जो एक सीरीज़ हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट अनसॉल्व्ड पेपर है 2023-24 का। देखिए, और हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अब हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हम हल करेंगे, यानी पूरा फोकस अभी मेरा बहुविकल्पी जो 20 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं उस पर रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम पीछे से। ये देखिए, मैंने इसको पीछे से खोला है और ये 2023 का सेट नंबर 7 है, ईबी। तो यहाँ पर 1 से 20 तक के जो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं उनको हम हल करेंगे। और 2023 के जितने भी सेट इसमें दे रखे होंगे, सबसे पहले हम उन एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इस सेट का, कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी गुणनखंड इनका उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास जो विकल्प में दे रखा है वो पहला है 18, 25। पहला विकल्प है हमारा ए वाला, ये है 18 और 25। तो पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए, 25 के तो 5 गुणा 5 ये फैक्टर हो गए, और 18 के करेंगे तो 18 के देखिए 2 नीम 18 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। इस तरह से हम इसको करेंगे तो हम लिख सेंगे इसको 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी संख्या हमारी कॉमन नहीं है। तो हमारा विकल्प ये ए वाला ही सही हो जाएगा। बी वाले को भी हम उठाकर देख लेते हैं। तो बी वाला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, 5 और 15। तो 5 और 15 को अगर हम हल करेंगे तो 5 एकम 5, इसके 5 के फैक्टर हो गए, और 15 के करेंगे तो 5 तियाँ 15। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है। उभयनिष्ठ फैक्टर क्या है, यहाँ 5 और 5 है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए वाला सही होगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्या है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछा जा रहा है। यानी आप 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और घातों का योग कर दीजिए। तो चलिए देखिए, हल करते हैं इसको। 144, 2 से हम इसको काट लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। फिर देखिए, ये 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब हम 2 से 2 नीम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो इस तरह से देखिए, हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 हैं 4, तो हम लिखेंगे 2 की घात 4, गुणा 3 कितने हैं, 3 की घात 2। तो घातों का योग हमसे पूछा है, तो घातों का योग देखिए, घाते क्या है, ये 4 और ये है 2। तो 4 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यानी कि हमारा विकल्प इसमें कौन सा सही है, ये बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प बी हमारा सही है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर हमें दे रखा है m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो हमारे पास दो समीकरणें यहाँ पर दे रखी हैं। तो देखिए, पहली समीकरण हमारी क्या है, x माइनस 2y बराबर 3। हमें इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाना है पहले। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हम इसको लाएंगे। तो ये 3 जो है वो हम LHS की तरफ ले आते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 2y और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो हमारा माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर में 0। तो देखिए, ये अब दोनों समीकरणें एक ही रूप की हो गई। तो देखिए, आगे क्या होता है, a होता है, तो यहाँ a का गुणांक, a के यहाँ पर क्या है, 1 है। तो a बराबर हमारा हो गया 1, ये b बराबर हो गया माइनस का 2 और c बराबर हो गया माइनस का 3। उसी तरह से अब हम दूसरी समीकरण उठाते हैं। ये पहली समीकरण थी हमारी। दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 3x
प्लस एम वाई बराबर 1। तो इस एक को भी हम LHS की तरफ लाएंगे, तो 3x प्लस एम वाई माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2, ये A1, ये B1 और ये C1 रहेगा हमारा। तो ये A2 बराबर 3, इसको हम लिखेंगे B2 बराबर m और ये C2 बराबर माइनस का 1। तो अद्वितीय हल क्या कंडीशन होती है अद्वितीय हल की? तो देखिए अद्वितीय हल की कंडीशन होती है A1 अपान A2 इक्वल टू नॉट B1 अपान B2। ये कंडीशन अद्वितीय हल की होती है। तो देखिए A1 हमारे पास क्या है? तो A1 है हमारे पास 1, A1 है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और A2 है 3 इक्वल टू नॉट B1 हमारे पास है माइनस का 2 और B2 है हमारे पास m। तो तिरछी गुणा हम करेंगे तो m एकम m बराबर 3 दूनी माइनस का 6, m इक्वल टू नॉट 6। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो यानी कि हमारा इसमें कौन सा वाला सही है? सी वाला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, m इक्वल टू नॉट 6, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चौथा, 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। ये हमारे पास विकल्प दे रखे हैं। तो क्या हो सकता है ये? देखिए चलिए हल करते हैं इसको। 4, तो यहाँ दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 18। ये हमारे पास पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण हमारी क्या है, x माइनस 2y बराबर 2। तो दो तरीके से ये हल हो सकता है, या तो आप विकल्प से हल कर लीजिए या फिर आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए। तो पहले हम इसको सीधे सॉल्व कर कर देखते हैं। तो हम गुणांक बराबर करते हैं, पहले समीकरणों को हमें हल करना है। तो पहली समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2, तो और दूसरी समीकरण में x का गुणांक है 1, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 2x माइनस 2 दूनी 4y और बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये हमारी समीकरण 2 इस रूप में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखिए ये प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है, गुणांक तो बराबर हो गए लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और जब हम घटाते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का 2 है, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस का 2x माइनस का 2x सेम संख्याएं एक जैसे चिन्ह वाली विपरीत चिन्ह वाली कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल हो गई। अब ये प्लस का 3y और ये प्लस का 4y, तो 3y और 4y 7y, और 18 में से ये 4 हम घटाएंगे तो 14, तो 7 दूनी 14, यानी y बराबर क्या आया, 2 आया। अब हम ये वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए 2x प्लस 3 और ये जो y है इसकी यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 बराबर 18। तो 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 18। तो 2x बराबर ये 18, ये प्लस का 6 इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर 18 में से 6 गया तो 12, तो 2 छंग 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे पास x बराबर 6 और y बराबर 2, ये हमारा आंसर होगा। तो ये विकल्प में कहाँ पर है, तो ये पहला ही विकल्प सही है हमारा, x बराबर 6 और y बराबर 2। तो विकल्प ए हमारा सही है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है, देखिए दूसरा तरीका क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए दूसरे तरीके से हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, हम विकल्प के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 18, ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण है हमारी x माइनस 2y बराबर 2। तो हमारा जो विकल्प ए हमें दे रखा है वो क्या है, उसमें दे रखा है x बराबर 6 और y बराबर 2। अब ये दोनों ही मान हम यहाँ रख कर देखते हैं, दोनों ही समीकरणों में।
तो देखिए यहाँ अगर हम x की जहाँ पर 6 रखेंगे तो 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा y की जहाँ हम रखेंगे 2 बराबर 18 है। तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 बराबर 18 और 12 और 6 कितने हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं, यानी कि ये मान हमारे समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर रख कर देखते हैं। तो x की जहाँ हम रखेंगे 6 माइनस 2 और y की जहाँ रखेंगे 2 तो बराबर में 2 है। तो 6 माइनस 2 दूनी क्या हो जाते हैं? 4 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे दिए गए मान समीकरण 2 को भी संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि विकल्प हमारा ये ए वाला ही सही रहेगा। तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए 5 क्या है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम किस तरह से हल करेंगे, हमारे पास जो समीकरणें दे रखी हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए x प्लस के वाई बराबर 1, इसको भी हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाएंगे, यानी इस 1 को हम इधर ले आते हैं। तो ये वाली हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए a1 बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, x का गुणांक 1 है और b1 क्या है, ये k क्या है, b1 है। तो b1 इक्वल टू k और ये -1 क्या है, c1 इक्वल टू -1। तो ये पहली इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, ये दे रखी है। तो इस के स्क्वायर को भी हम LHS की साइड में लाएंगे। तो के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारा हो गया a2। तो a2 बराबर k और b2 बराबर y का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और c2 की जगह पर ऊपर क्या है, माइनस का के स्क्वायर। तो सवाल कह रहा है कि के अनेक हल के लिए पूछ रहा है कि के का क्या मान होगा। तो अनेक हल वाली कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है अनेक हल की, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तीनों ही अनुपात ये बराबर होते हैं। तो अभी हम यहाँ मान रखते हैं। तो a1 हमारे पास क्या है, 1 और a2 निकल के आया था k। b1 हमारे पास क्या है, तो k है। देखिए b1 क्या निकल के आया था, k और b2 हमारे पास है 1 इक्वल टू c1 अपान c2। तो c1 माइनस का 1 है और c2 है माइनस का के स्क्वायर। कोई भी दो अनुपात हम ले लेते हैं, ये या चाहे इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो हम इनको लेते हैं। इनको जब हमने लिया तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। तो के से गुणा क्या हो गई, के स्क्वायर और 1 एकम 1। अब जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो दूसरी ओर अंडर रूट लग जाता है, ये प्लस माइनस में होता है और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल तो भाई 1 ही होता है। तो हमारा आंसर हो गया के बराबर प्लस माइनस 1। तो देखिए हमारे पास बी विकल्प है प्लस माइनस 1। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर हमें दे रखा है यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7, तो x का मान पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7। तो बराबर के दोनों तरफ ही संख्याएं देखिए क्या है, बटे में है, पूरे बटे में है। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में तिरछी गुणा हम करेंगे। तो x² माइनस 2 की 1 से करेंगे तो x² माइनस 2 ही रहेगा और ये 7 एकम 7। तो x² बराबर 7 और ये माइनस का 2,
दूसरी साइड में ले जाएंगे 7 की तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 2 कितने हो गए, 9 हो गए। तो देखिए क्या बताया था, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा, अंडर रूट आएगा प्लस माइनस में, और अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, यानी एक्स का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 3। तो अतः हमारा ये विकल्प सी जो है वो सही है। देखिए विकल्प सी क्या दे रखा है हमें, प्लस माइनस 3 दे रखा है। तो 7वें क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। देखिए व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। तो A का निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से हम इसको लगाएंगे, यानी सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त दे रखा है हमें जिसका व्यास जो है वो AB है। व्यास वो रेखा होती है जो केंद्र से होकर जाती है, तो केंद्र हमने इसका O मान लिया, केंद्र मध्य बिंदु है AB का। तो केंद्र के निर्देशांक हैं 2, -3 और B के निर्देशांक हैं 1, 4 और A के निर्देशांक हमें बताने हैं, तो इसको x, y हम मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या है, O क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए केंद्र को हम h, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h, k। तो हम यहाँ h लिख देते हैं क्योंकि x y हमने a के निर्देशांक मान लिए, और इसके मान लेते हैं k। तो ये केंद्र क्योंकि केंद्र ही तो मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या है, ये केंद्र है जिसके निर्देशांक h के हैं। तो h हमारे पास क्या है, ये 2 है, ये 2 लिखा है। तो 2 बराबर, अच्छा x1 प्लस x2 क्या हो गया भाई, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2 हो गए हमारे। तो x1 क्या है x और x2 क्या है 1 बटे 2। तो यहाँ बटे में 1 लिख के हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे, तो x प्लस 1 1 कम x प्लस 1 बराबर 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4, ये 1 हम उधर ले जाएंगे तो -1, तो x बराबर 4 में से 1 गया 3, तो x बराबर क्या आएगा 3। उसी तरह से k वाला देखिए हिस्सा, तो k क्या है भाई, k है -3 बराबर y1 प्लस y2, तो y1 है हमारे पास y और y2 है हमारे पास 4 बटे 2। तो इसमें भी हम तिरछी गुणा करेंगे, तो y प्लस 4 एकम y प्लस 4 बराबर 2 तियाँ माइनस का 6, तो y बराबर माइनस के 6 और ये 4 उधर जाएंगे तो माइनस का 4, यानी y बराबर माइनस के 10। तो यानी कि x बराबर 3 और y बराबर -10। तो x बराबर 3 और y बराबर -10 है। तो ये विकल्प डी वाला हमारा ऑप्शन, ये वाला ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए विकल्प डी, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो अब आगे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। तो भाई ये सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृतियां। तो अब आगे देखिए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमें इनके बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो देखिए किसी त्रिभुज में, देखिए 10वां हम लगाने जा रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज 1 बटे क्षेत्रफल त्रिभुज 2, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उनकी संगत
भुजाओं में जो अनुपात होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत भुजाओं में अनुपात क्या दे रखा है, 3:5 यानी कि 3/5, और इनका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है वो करेक्ट है इसमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं तो वो त्रिभुज होगा। क्या होगा ये आपको बताना है। समकोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा या त्रिभुज संभव नहीं है। तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। बाकी 3 और 4 बची हैं तो हम किधर भी उसको फिट कर सकते हैं, चाहे इधर रख दीजिए चाहे इधर रख दीजिए। तो अब हम देखते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, लंब है 4, 4 का स्क्वायर और आधार क्या है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, इधर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और 16 और 9 क्या हो जाते हैं भाई 25, और इधर भी 25 है। यानी कि ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें LHS आर्चेस जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो LHS आर्चेस हमारे क्या हो गए बराबर हो गए। तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, अतः इसका विकल्प जो है वो ए वाला ही विकल्प सही होगा। तो देखिए अगला है क्वेश्चन हमारा, दो समरूप त्रिभुज हमें दे रखे हैं। समरूप त्रिभुजों के परिमाप 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यही वाला फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इस्तेमाल किया था, यही वाला हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज 1 यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर इनके परिमापों का अनुपात। तो परिमाप दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे 10/15। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसका हम स्क्वायर भी करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, यानी 2/3 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4/9 ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि विकल्प में देखिए बी वाला है हमारा 4:9, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। विकल्प बी जो है इसमें क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर 8/15 है, तो कौशिक थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, tan थीटा बराबर 8/15। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये एंगल हमने थीटा लिया है। तो इसी के सामने लंब होता है, तो लंब हमें कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो ये वाली भुजा भी हम निकाल लेते हैं। ये क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा भाई, के फॉर कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें पहले लगा रहे हैं। तो के बराबर क्या होगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर
25। तो इनको हम जोड़ देते हैं तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289 हमारा आया। अब 289 किसका वर्गमूल होता है तो 17 का होता है, यानी ये वाली भुजा हमारी 17 आएगी। अब हमसे मान पूछा जा रहा है कौशिक थीटा का, कौशिक थीटा का। तो कौशिक थीटा देखिए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, आपको पता ही होगा, लाल बटे कक्का। तो ये साइन का मान होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कौशिक क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब। और कर्ण हमारा कितना निकल के आया है, 17 निकल के आया है, और लंब कितना निकल के आया है, 8 निकल के आया है। तो हमारा 17 बटे 8 इसका आंसर हो जाएगा। और ये विकल्प है हमारा 17 बटे 8, यानी कि पहला विकल्प हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। यहां में दे रखा है यदि cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है। हमें दे रखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो देखिए cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ये 2 बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणा में था। तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos में 1/2। देखिए इधर cos है तो cos में ही ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू होती है cos 60 की। तो दोनों तरफ से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल टू आएगा 60 डिग्री, और 3 से हम ये 60 डिग्री को काट देंगे तो 3 दूनी 6 0। तो ये थीटा आएगा हमारा 20 डिग्री। 20 डिग्री यानी कि हमारा विकल्प जो है ये सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो दो वृत्त की परिधि हैं, उनमें 3:2 का अनुपात है। तो पहले वृत्त की परिधि देखिए क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हमने r1 ली है तो 2πr1, और दूसरे वृत्त की परिधि हमने 2πr2 ली है। तो ये परिधि हो गई पहले वृत्त की परिधि, अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 3:2। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये 2π से 2π कैंसिल, तो हमारे पास आ गया r1/r2 बराबर कितना, 3/2। अब हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भाई पाई r1 स्क्वायर। पहले वृत्त की त्रिज्या हमने r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r2। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल, तो हमारे पास आया r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। तो इसको हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 हमारे पास कितना है, 3/2। तो 3/2 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 2 का स्क्वायर हुआ 4। तो 9/4 हमारा आंसर आएगा। और ये 9/4 जो है हमारा विकल्प डी वाला जो है वो दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसको जरा समझें।
दो अर्धगोले हैं हमारे पास। ये पहला अर्धगोला हो गया और ये दूसरा अर्धगोला हो गया। इनको आपस में जोड़ दिया गया और इनकी त्रिज्या क्या है, r है। ये त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या भी r है। तो जब इनको जोड़ा गया तो अब ये इस तरह से हो गया, एक गोला बन गया पूरा। तो इस ठोस का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये पूरा गोला है ना, गोला है पूरा, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यानी कि विकल्प ए हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, 17वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य शामिल है, माध्यिका भी शामिल है, बहुलक भी शामिल है, लेकिन डी मानक विचलन शामिल नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 18 कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य क्या होता है, देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हमें लिखनी है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से 9 तक की, यानी कि जो गिनती हम जानते हैं 1 से 9 तक की, यही हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हमारे पास 9 संख्याएं हमने यहाँ लिख दी और हमें इनका समांतर माध्य बताना है। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप क्या करें कि बीचों बीच का पॉइंट ले लें। तो हमारे पास बीचों बीच का पॉइंट क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देखिए इसके इधर 4 गिनतियाँ लिखी हैं और इसके इधर भी 4 गिनतियाँ लिखी हैं, यानी कि यही 5 हमारा सही आंसर होगा। तो ए वाला देखिए क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। और वरना हम इसको किस तरह से करेंगे, हम इनको सभी को जोड़ेंगे 9 अंकों को और बटे में 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमें बहुविकल्पी प्रश्न कम से कम समय में लगाने हैं तो यही वाला तरीका ज़्यादा सही रहेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है ये देखिए, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस फार्मूले के सहायता से हम ये सवाल लगाएंगे। अब यहाँ पर माध्यिका हमें दे रखी है 16, तो 3 गुणा माध्यिका की जगह हम लिख देते हैं 16, माइनस 2 गुणा माध्य की जगह लिख देते हैं 15। तो 16 तियाँ 48 और 15 दूनी हो गए 30। तो घटाएंगे तो हमें मिलेगा 18। तो इसलिए विकल्प बी हमारा जो है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा। विकल्प बी हमारे कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 भी हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका पूछी है। तो देखिए क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं पहले हम लिख लेते हैं, यानी 1 से 10 तक की गिनतियां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 10 है। तो हम लिखेंगे n बराबर 10, जो कि सम है। क्या है, सम। 10 गिनती कैसी है, सम है। तो जब n बराबर 10 सम होता है तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका का फार्मूला हमारे पास होता है माध्यिका बराबर 1/2 n बटे 2वां पद प्लस n/2 प्लस
1वां पद। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इसी से हल करेंगे। तो 1/2 n की जहाँ पर क्या है 10 है, तो 10/2 वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद। तो देखिए 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो 1/2 यहाँ आ गया 5वां पद, 5वां पद प्लस ये क्या हो गया 5 और 1 6वां पद, तो बराबर 1/2। अब आप 5वां पद गिनिए इधर से, तो 1 2 3 4 5, यही तो 5वां पद है 5। तो 5वां पद हमारा कितना है 5 और 6वां पद कितना हो गया 6। तो 1/2 और 6 5 कितने हो गए 11, तो 11 एकम 11/2 ये हमारा आंसर होगा। और 11 को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा आएगा 5.5। तो विकल्प डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आज का ये वाला सेट जो है हम इसके 20 के 20 क्वेश्चन हमने हल करवा दिए। तो कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।